हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। हमने लास्ट क्लास में कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट कर दिए थे और पहली डिजीज बोले तो मीजल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मीजल्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि मीजल्स के दूसरे नाम क्या क्या हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। बोले तो उसका नाम रेड स्पॉट भी होता है, इसी को 4 डे फीवर के नाम से भी जानते हैं, 3C के नाम से भी जाना जाता है, और एक नाम बहुत प्रचलित है इज कॉल्ड रूबियोला। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो इसके नाम पर बन सकते हैं हमने डिस्कस किए। इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है वह इसके साइन एंड सिम्टमों में बनता है। और साइन सिम्टमों का मतलब बोले तो कॉपलिक स्पॉट के ऊपर बहुत बार एग्जामिनर हमसे सवाल करता है, बताओ कॉपलिक स्पॉट कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं। सही आंसर होगा या तो रूबियोला ऑप्शन में होगा या फिर मीजल्स रहने वाला है। इसके अलावा और क्या एमसीक्यू यहां से नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो उनमें एमसीक्यू आता है हमारे पास में। बताइएगा आपका जो मीजल्स है उसका नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मीजल्स का। आंसर होगा 10 से लेकर 14 दिन, यह इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बोले तो यह इसका जो एजेंट है, एजेंट का नाम भी बताया था पैरामिक्सो वायरस। यह पैरामिक्सो वायरस बॉडी में एंटर करने से लेकर जब पहला लक्षण आता है, पहला लक्षण बोले तो मीजल्स का फर्स्ट कंप्लेंट क्या होता है, आंसर होगा फीवर। हाई ग्रेड फीवर हमें देखने को मिलता है। इसके बीच का जो समय होता है वह इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हमने अंतिम क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं और दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज, वही वायरस से होने वाली बीमारी हम पढ़ने जा रहे हैं, और बीमारी का नाम है मम्स, जिसे हिंदी में गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा क्या होता है यह बीमारी, और इससे रिलेटेड सवाल भी हम आज डिस्कस करेंगे। क्या सवाल एग्जामिनर यहां आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। सबसे पहले एक कॉमन सवाल जो लगभग हर कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड होता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए मम्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा। तो आंसर वही होना है जो मीजल्स का था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां अगर आपको पूछे कि बताओ मम्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, आपका सही सटीक जवाब होगा पैरामिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस। पैरामिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस। वाई यू कैन कॉल्ड द पैरोटाइडाइटिस, क्योंकि यह पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग कोज करता है, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, इसलिए बोलता है पैरामिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस। पहला एमसीक्यू। दूसरा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो 14 से लेकर 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको भी अन्य नामों से जानते हैं, लाइक रूबुला इसे कहा जाता है। और इनके साइन एंड सिम्टमों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए ईयर 1 जो है वह किस में देखने को मिलेगा। सही जवाब होगा मम्स। और कॉम्प्लिकेशनों में बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू, बताइए एक ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज जो नपुंसकता खोज कर सकती है, इनफर्टिलिटी खोज कर सकती है। सही जवाब होगा मम्स, क्योंकि मम्स क्या खोज कर सकता है, पुरुषों में टेस्टिस का इन्फ्लामेशन, बोले तो स्पर्म की फैक्ट्री का इन्फ्लामेशन कर सकता है, जिसे हम ऑर्काइटिस बोलते हैं। और महिलाओं में ओवम की फैक्ट्री, जहां से सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होता है, बोले तो ओवेरी, उसका भी क्या कर सकता है, इन्फ्लामेशन, और उसे हम बोलते हैं ऊफराइटिस। तो दोनों यहां देखने को मिलते हैं मम्स के साथ में, इसलिए हम कह सकते हैं यह कम्युनिकेबल बीमारी क्या खोज कर सकता है, इनफर्टिलिटी। सारे के सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। आइए बने रहिए इस टॉपिक के साथ में। टॉपिक है मम्स और हिंदी में हम इसे क्या बोल रहे हैं, गलसुआ। क्लियर है। चलिएगा, सबसे पहला पॉइंट और पहला एमसीक्यू, इसका दूसरा नाम क्या है, तो हम कहेंगे इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका यह भी नाम है इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका दूसरा नाम बताइएगा, आपका जवाब होगा रूबुला।
याद रखिएगा रूबुला। यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर वर्ड आता है रूबियोला तो मीजल्स को बोलते हैं, अगर वर्ड आता है रूबेला तो जर्मन मीजल्स को बोलते हैं, अगर वर्ड आता है रूबुला तो फिर बोलना है मम्स, यानी मम्स का दूसरा नाम रूबुला भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू, इसका एजेंट का नाम बताइएगा, कौन है जो इसे कोज करता है? तो जवाब देंगे पैरामिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस। क्या बोलना है? पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस कैसा है? ये आरएनए वायरस है। पैरामिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस, पैरोटाइडाइटिस। तो याद रखना है causative organism of mumps is पैरामिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगर सवाल आ जाता है कि यह जो एजेंट है इसका यह कितने दिन में लक्षण दिखाएगा, बोले तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है? अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा आईपी, समझ जाइएगा इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने फुल फॉर्म लिख दी थी और बता दिया था कि आगे से हम इन्हें शॉर्ट में ही डील करेंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 14 से लेकर 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है। कितना जी? 14 से लेकर 21 दिन। पहले का कितना था? तो 10 से लेकर 14 दिन। अब जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला रूबेला, उसका भी कितना रहने वाला है? 14 से लेकर 21। तो याद रखेंगे 10 से 14, 14 से 21, 14 से 21, MMR। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आप बताइएगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? MOT। MOT बोले तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। तो जवाब देंगे ड्रॉपलेट। क्या बताना है? ड्रॉपलेट के द्वारा। ड्रॉपलेट के द्वारा बोले तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सी ट्रैक्ट के द्वारा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा यह ट्रांसमिट होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यहां मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखा जाता है मम्स के अंदर। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। अगर बोला जाए कि इसका होस्ट क्या होता है, होस्ट बोले तो ज्यादा किस्में देखने को मिलेगा, तो याद रखना है यह मोस्टली अफेक्ट करता है बच्चों को 5 से लेकर 9 साल तक के बच्चों को। क्लियर है? तो याद रखना है मोस्टली अफेक्ट द चाइल्ड, मोस्टली अफेक्ट द चाइल्ड एज कहां से कहां? अभी बताया फ्रॉम 5 साल से लेकर 9 साल, फ्रॉम 5 to 9 ईयर। वे बालक बालिकाएं जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 9 साल के बीच में है, दे आर ए ग्रुप फॉर प्रॉन टू द मम्स। उन लोगों में मम्स होने की संभावनाएं लिटिल बिट ज्यादा है। तो होस्ट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा 5 से 9 साल तक के बालक बालिकाओं में ज्यादा होने की संभावना है मम्स। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपका जो मम्स होता है इस मम्स के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे, क्या लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको दिखाई देने वाली चीजें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फर्स्ट लक्षण क्या होता है? बोले तो फर्स्ट कंप्लेन क्या है? फर्स्ट कंप्लेन क्या है ऑफ चाइल्ड? जो भी बच्चा है जिसे ये बीमारी हो गई है, सबसे पहले क्या शिकायत आपको करेगा? मुझे क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा उसमें ईयर एक होने वाला है। बोले तो कान में दर्द होगा। इंपॉर्टेंट, पेन होता है कान में, उसे हम ईयर एक का नाम दे देते हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा जब कान में बहुत तेज दर्द होता है तो उसे कुछ समय बाद फीवर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उस बालक बालिका को सिर में दर्द भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जब कान में दर्द रहता है तो यह कान में दर्द क्या कोज कर देगा? हमारा सिर में दर्द भी कोज कर देता है। क्लियर है? तो ईयर एक हो जाएगा, फीवर हो जाना है, हेडेक हो जाना है। और ध्यान दीजिएगा इसमें नजर आता है इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, दैट इज स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी स्वेलिंग?
स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। आपने पढ़ा होगा सलेवरी ग्लैंड के बारे में, और उनमें 3 ग्लैंड आती हैं, बोले तो संख्या में 6 हैं, 3 जोड़े। सवाल एग्जाम में आया हुआ है टोटल कितनी होती हैं सलेवरी ग्लैंड, जवाब होता है 6। पेयर्स में पूछे तो 3 जोड़ी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड है मोस्टली ये अफेक्ट होती है, बाकी 2 हो सकती हैं। तो स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड में अफेक्ट, यह भी अफेक्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि केवल ही पैरोटिड में रहेगी, लेकिन ज्यादा किस में मिलता है, कॉमनली किस में मिलता है, जवाब होगा पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग। सवाल आता है एग्जाम में, बताओ कौन सी बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग देखने को मिलती है, जवाब होगा मम्स। इसीलिए इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या था बेटा, ध्यान दीजिएगा, पैरामिक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस। क्या था नीचे, पैरोटाइडाइटिस। दैट मीन्स यह इनडायरेक्टली रिलेटेड किसके साथ में है, स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। एमसीक्यू में आपके हिसाब से देखें, अगर मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में 2 एमसीक्यू बन सकते हैं। पहला एक कॉमन एमसीक्यू कि इसका पहला लक्षण क्या होगा, सही जवाब देंगे ईयर एक। दूसरा और क्या देखने को मिल सकता है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हमें भी देखने को मिल सकती है। ये दोनों जो चीजें हैं यह एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आ सकती हैं। और ध्यान दीजिएगा और क्या कॉमन कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। अब जब मैंने आपको कहा कि पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, तो आपका मन कर रहा होगा कि कैसी दिखता होगा, यह जो बालक है वह कैसा होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस बालक को देखिएगा, यह एक भाई साहब जी हैं, और इन भाई साहब की फेस को आप देखिएगा, बड़ा सुंदर चेहरा है, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव है। क्या बदलाव है देखिएगा, इधर वाली साइड में तो सही है, इधर वाले साइड में ये बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर डाल रखे हैं मुंह में, बकल कैविटी में कुछ ना चीज, एक साइड में कुछ ना कुछ चीज भर रखी है। क्लियर है, ये कुछ भर नहीं रखे बेचारे, एक बीमारी से ग्रसित है, और उस बीमारी का नाम क्या है बेटा, तो बताना है मम्स। मम्स में देखोगा यह जो ग्लैंड है इसकी क्या हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है। यह स्वेलिंग करके सूज रखा है, इसीलिए इसे गलसुआ भी बोलते हैं। कन्फेड, इधर की साइड में ग्लैंड सूज जाती है और मोटी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। और उसे एक जो चिक्स आपका गाल है वो कैसा नजर आता है, चिपमंक चिक्स, याद रखना है, चिपमंक चिक्स किस में देखने को मिलता है, यह भी एमसीक्यू बन सकता है मम्स में। किस में आपको नजर आएगा, चिपमंक चिक्स। कौन से चिक्स, चिपमंक चिक्स। किस में, तो आपके सामने इमेज आनी चाहिए कि सर ने एक बालक बनाया था और उसमें गाल को एक साइड में मोटा दिखा दिया था। यह बीमारी मम्स होती है, और उसमें इस सेफ को हम नाम देते हैं चिपमंक चिक्स। क्लियर हुए, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे उनमें हमने डिस्कस किया ईयर एक, दूसरा डिस्कस किया स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। इसके अलावा एक तीसरा जो मैंने आपको अभी इमेज दिखाई है, दैट इज कॉल्ड चिपमंक चिक्स। चिपमंक चिक्स क्लियर है, ये आपके कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिलेटेड योर मम्स। क्लियर है, फर्स्ट इज ईयर एक, नंबर थर्ड इज स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, एंड नंबर थर्ड इज चिपमंक चिक्स। इसकी इमेज हम आपको दिखा चुके हैं चिपमंक चिक्स के बारे में। क्लियर है, चलिएगा आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यू, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होने वाला है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीसीपीआई। बोले तो पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी भी बोलते हैं या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी भी, मतलब व्यक्ति इनफेक्टाइल कब होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है जस्ट बिफोर एंड आफ्टर
पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग बिगेन just before and after parotid gland swelling begin। मतलब पैरोटिड ग्लैंड की जो स्वेलिंग आती है उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में आपको व्यक्ति इनफर्टाइल नजर आएगा। मतलब ये वह समय है जिसमें यह इस बीमारी को आप में आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखने की है कि यह स्वेलिंग कब सबसाइड हो जाएगी। तो याद रखना है अपने आप स्वतः ठीक हो जाती है बिना किसी इंटरवेंशन के। तो स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी, सबसाइड विद इन 1 to 2 वीक। 1 से 2 सप्ताह आप इंतजार कर लीजिएगा, आपकी स्वेलिंग ठीक हो जानी है। तो कब सबसाइड हो जाएगी? 1 to 2 वीक में ये सबसाइड हो जाएगी और व्यक्ति वापस पहले जैसे होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टेप चलते हैं और हम स्टेप बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन को लेकर। किसको लेकर चल रहे हैं बेटा? कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इस बीमारी के। एमसीक्यू यहां से हैं तो पहला एमसीक्यू ही डिस्कस कर लेते हैं और एमसीक्यू है, अगर बोला जाए चिल्ड्रंस में, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में क्या होगा? तो जवाब होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या हो सकता है? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है यह देखने को मिल सकता है आपको किसकी वजह से, किसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से? मम्स की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। किस में होगा? तो बच्चों में होगा। क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है एडोलसेंट, बोले तो एडोलसेंट के अंदर, एडोलसेंस में अगर पूछ लिया जाए तो फिर जवाब देना है। एडोलसेंट में आपको देखने को मिल सकता है, अगर मेल है तो फिर मिलेगा ओरकाइटिस। ओरकाइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। फीमेल बोले तो ऊफराइटिस। ऊफराइटिस। और इसी वजह से मैंने बताया था यह वह कम्युनिकेबल बीमारी है जो क्या कोज कर सकती है? इनफर्टिलिटी। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर पुरुषों में ओरकाइटिस हो रहा है, महिलाओं में ऊफराइटिस हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वे दोनों फैक्टरिया हैं जिन दोनों फैक्टरियों में क्या होता है, जहां पर स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन होता है, उनके अंदर ये सेंध लगा रहा है, उनको इन्फ्लाम्ड कर रहा है, वहां प्रॉब्लम कोज कर रहा है। यही वजह है कि आपको ध्यान देना है कि मम्स क्या कोज कर सकता है? इनफर्टिलिटी। क्लियर है। तो याद रखना है मम्स लेटर ऑन कोज इनफर्टिलिटी। तो यह नपुंसकता भी कोज कर सकता है, इनफर्टिलिटी कोज कर सकता है। कि वजह क्या है इसकी? तो अभी वजह बताई मैंने। वाई दिस कोलाबेरी डी? तो कोलाबेरी डी इज 2। नंबर फर्स्ट इज ऑर्काइटिस। इसका पहला वजह क्या है? ऑर्काइटिस। क्या होता है इसका मतलब? यानी का मतलब है इन्फ्लाम्ड, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस, एंड स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑर्काइटिस कहलाता है। दूसरा ऊफराइटिस। ऊफराइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, नहीं ओवेरी, उसे साल्पिंगाइटिस बोलते हैं। क्लियर है। तो याद रखना है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी। तो कहने का मतलब जहां से गैमिट बनते हैं,
मेल में गैमिट टेस्टिस बनाएगा, फीमेल में गैमिट ओवेरी बनाएगी, दो रो का हो गया इन्फ्लामेशन, तो क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। अरे जब शुक्राणु और अंडाणु ही नहीं है तो क्या बच्चा पैदा होगा, नहीं हो सकता। इसलिए हम कह देंगे कि मम्स वह बीमारी है कम्युनिकेबल जो आगे जाकर क्या खोज कर सकती है, इनफर्टिलिटी खोज कर सकती है। यह कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं। चलिएगा और ध्यान दीजिएगा, और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में ही, तो एक और यह क्या खोज कर सकता है, कुछ अन्य, जैसे आपका क्वेश्चन आता है मेलिंगो एनसेफेलाइटिस, क्वेश्चन आया हुआ है मेलिंगो एनसेफेलाइटिस, यह भी खोज कर सकता है। इसके अलावा कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो ये खोज कर सकता है। उनमें आता है आपका कार्डाइटिस, थायरोडाइटिस, कार्डाइटिस, थायराइडाइटिस, ये सारी कंडीशंस भी इसकी वजह से देखने को मिल सकती हैं। किसकी वजह से, मम्स की वजह से। क्लियर है। चलिएगा आप ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। भाई हो तो गया, इलाज क्या करें, तो इलाज में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं कि यह इसकी ड्रग ऑफ चॉइस से काम में ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हाँ, आपको सिम्टोमेटिक इलाज कर सकते हैं इसका, तो सिम्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक बोले तो लक्षणों को ठीक करने के लिए, तो यहाँ बुखार हो रही है, पेन हो रहा है, तो एनाल्जेसिक दे दो, एनाल्जेसिक दर्द को कम कर देगी, और बुखार के लिए एंटीपायरेटिक दे दो, यह आप दे सकते हो। क्लियर है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ तो मैं वैक्सीन दे दो, यह बेस्ट है। अब वैक्सीन देना है तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, तो सेम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मीजल्स की वैक्सीन आप दे सकते हैं, MMR दे सकते हैं, MR दे सकते हैं। ज़्यादा बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम इन्हें इन डेप्थ फुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। वैक्सीन वाले चैप्टर में कब दी जाती हैं, किस प्रकार की होती हैं, सब बता चुका हूं मैं इनके बारे में, इसलिए आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ आपका दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज विधि विधान से पूर्ण होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमने देखा है। सबसे पहले तो इसका नाम क्या होता है, गलसुआ या मम इसे कह देते हैं। इसका दूसरा नाम रूबुला होता है। कारण बताइएगा तो भूलना नहीं है, पैरामिक्सो वायरस पैरोटाइडाइटिस होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखने को मिलता है। ज़्यादा किस में होता है, तो वे बालक बालिकाएं जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 9 साल होती है उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला साइन आएगा कान में दर्द होना, ईयर एक, उसके अलावा बुखार चढ़ सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, और पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग देखने को मिलनी चाहिए। जब पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग आती है तो इसका चेहरा, जो इसके गाल हैं वो कैसे हो जाएंगे, तो चिपमंक लाइक इसके कपोल देखने को मिलते हैं, गाल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कब होती है, कब यह व्यक्ति इस बीमारी को दूसरे को गिफ्ट कर सकता है, दूसरे में फैला सकता है, तो पैरोटिड ग्लैंड की जब स्वेलिंग आती है उसे जस्ट पहले और जस्ट बाद में यह दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में दे सकता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यह कब सबसाइड हो जाएगी, अरे यह जो दर्द है, जो स्वेलिंग है, वो कब ठीक हो जाएगी, आंसर देंगे 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगी। अगर पूछा जाए बताओ कॉम्प्लिकेशन क्या है, आप जवाब दोगे सर कॉम्प्लिकेशन तो बहुत भयानक है इसके, बच्चे में क्या हो सकता है, जवाब होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस।
अरे बड़ों में क्या हो सकता है, अगर बड़ा पुरुष है तो उसके टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो सकता है, बोले तो ऑर्काइटिस हो सकता है। अगर महिला है तो उसकी ओवेरी का इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसे आप नाम दोगे ऊफराइटिस। क्या नाम दोगे? ऊफराइटिस। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह वह कम्युनिकेबल बीमारी है जो आने वाले समय में नपुंसकता कोज कर सकती है, बोले तो इनफर्टिलिटी कोज कर सकती है, क्योंकि दोनों फैक्ट्रियों में क्या कर देगी ये समस्या। पुरुष की फैक्ट्री बोले तो टेस्टिस और महिला की फैक्ट्री बोले तो ओवेरी, जहां से गैमिट बन रहे हैं, जहां से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, वहीं पर इन्फ्लामेशन कोज करती है ये कम्युनिकेबल डिजीज। इस वजह से क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी। और क्या हो सकता है? हमारे एसएमएस आपका जो राजस्थान का एंट्रेंस टेस्ट है 2017, उसमें सवाल आया था कि बताओ मेलिंगो एन्सेफेलाइटिस किसकी देन है? आंसर होगा मम्स की देन है। इसके अलावा कार्डाइटिस कोज कर सकता है और थायरोडाइटिस भी कोज कर सकता है। कोई इलाज इसका तो स्पेशल इलाज तो है नहीं, लेकिन सिम्टोमेटिक इलाज हम अवश्य करेंगे। इसके लिए दर्द को कम करने के लिए दवाइयां और बुखार को कम करने के लिए दवाइयां दे दी जाती हैं। वैक्सीन कौन सी दे सकते हैं सर? तो मीजल्स दे सकते हैं, एमएमआर दे सकते हैं और एमआर दे सकते हैं। इसी के साथ खत्म होता है आपका मम्स। चलते हैं तीसरी कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ, इन्हीं की बहन है एमएमआर, आर बोले तो रूबेला। तो नेक्स्ट डिजीज क्या है? रूबेला। तीसरी कम्युनिकेबल डिजीज पर हम आ गए हैं। रूबेला के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में भी क्या होता है, किसके द्वारा होता है, क्या चीजें महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेहद इंपॉर्टेंट डिजीज ये रहने वाली है, बहुत सारा कंफ्यूजन यहां रहता है। सुनिएगा क्या क्या कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो इसका नामकरण ही ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है, बड़े बड़े धुरंधर बेवकूफ बन जाते हैं एग्जाम में। कैसे? एग्जाम में नाम पूछ लेता है इसका नाम परिवर्तन करके, और इसका नाम है जर्मन मीजल्स। क्या नाम है बेटा? जर्मन मीजल्स। जैसे ही ये शब्द लिखा आता है जर्मन मीजल, एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम का स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि हमारा माइंड इतना ही काम करता है, जर्मन तो पढ़ते ही नहीं है, मीजल को ही पढ़ लेते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। मीजल्स की बीमारी नहीं है ये जर्मन मीजल्स बोले तो दूसरे प्रकार की बीमारी है जिसे हम रूबेला कहते हैं। मीजल्स के समान है, इसलिए इसे जर्मन मीजल कहा जाता है। और जर्मन फिजिशियन ने इसे डिस्कवर किया था 1812 में, इसीलिए इसे जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सवाल आए जर्मन मीजल तो मीजल्स नहीं समझना, रूबेला समझना है। दूसरा कंफ्यूजिंग पॉइंट, इसे 3 डे मीजल भी बोलते हैं। 3 डे मीजल्स, फिर दोबारा मीजल्स, फिर कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये मीजल हो गया, वहां तो 3C था, याद रखना है। मीजल्स में मैंने पढ़ा है वहां 3C था, यह 3 डे मीजल्स है। वहां 4 डे फीवर था। अब कंफ्यूजन जब 4 डे, 1.5 डे का लफड़ा पड़ता है, जब 4 डे आता है तो हम समझ बैठते हैं कि रूबेला की बात हो रही है। 4 डे फीवर आए तो याद रखना मीजल है, लेकिन 3 डे मीजल आए तो याद रखना रूबेला है। क्लियर है? तो ये नामों में कुछ परिवर्तन यहां है जो कंफ्यूज करता है, हम क्लियर करेंगे इन पॉइंटों को। इसके अलावा इसका एजेंट पूछ सकते हैं कि एजेंट का नाम बहुत बार पूछा जाता है। जो बीमारी का वायरस है, जो नाम है, इसी पर पड़ा हुआ है, रूबेला ही इसका वायरस होता है। लेकिन कौन सी फैमिली में आता है तो याद रखना टोगा वायरस फैमिली में आता है। इंक्यूबेशन पीरियड पर सवाल आ सकता है, वही समान है 14 से लेकर 21 दिन। यहां एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अगर गर्भावस्था में किसी महिला को यह बीमारी हो गई तो यह भयानक हो सकती है, और उस कंडीशन का नाम है CRS। तो लेट्स सी, ये टॉपिक्स हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इस बीमारी से रिलेटेड, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूबरू करवाता हूं उसके नाम से आपको मैं, कि इसका नामकरण क्या क्या है और वो नाम कैसे सवाल बनाकर आपके सामने आ सकते हैं और कैसे आपके छक्के छुड़वा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो कोल्ड एस, ऑल्सो कोल्ड एस, एक ही शॉर्ट फॉर्म है ये, इसका मतलब होता है इसका यह भी नाम है। और सबसे पहला नाम ध्यान दीजिएगा क्या है इसका, तो इसका दूसरा नाम होता है रूबेला, जो है उसके अलावा इसे बोलते हैं जर्मन मीजल्स। क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स लिखा भी मैंने हिंदी में, इसे जर्मन मीजल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट इसको ऐसा बोलने का, क्लियर कर रहा हूं मैं पॉइंट को,
बिकॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिशियन, डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिशियन, किसने डिस्कवर्ड किया तो बोलना है बाय जर्मन फिजिशियन, जर्मन फिजिशियन ने इसे डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसका नाम जर्मन पड़ा हुआ है। कब किया था तो याद रखना है 1812 में किया था। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, भाई मीजल्स क्यों बोल दिया, जर्मनी बोल देते, जर्मन डिजीज, हम कंफ्यूज तो नहीं होते, तो मीजल्स क्यों बोला, तो यहां याद रखना है मीजल्स क्यों बोला, क्योंकि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोले तो साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स जो हैं रिलेटेड होते हैं या सिमिलर होते हैं मीजल्स के, सिम्टम्स सिमिलर टू मीजल्स, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड द जर्मन मीजल्स। जर्मन साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, लक्षण मीजल के समान है, अरे दोनों को जोड़कर क्या बना दिया, जर्मन मीजल्स। नाम समझ में आ गया होगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, कंफ्यूज तो नहीं होगे। पहला एमसीक्यू यहां से जर्मन मीजल्स। दूसरा, ये जो नाम लिखा है ऊपर आपके सामने, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। रूबेला का मतलब क्या होता है अपने आप में, यह भी देख लीजिएगा आप। रूबेला का मतलब होता है हल्का लाल, मीन्स लिटिल रेड, लिटिल रेड। अरे लाल से थोड़ा सा हल्का क्या होगा तो पिंक हो जाएगा, यानी यहां जो रेस बनते हैं वह पिंक कलर के रेस होते हैं। दाने जो बनते हैं बॉडी में, लाल कलर के दाने बनते हैं किसमें, रेड स्पॉट और मीजल्स में, लेकिन उसके समान यहां बन रहे हैं, हल्के से कम होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रूबेला, क्योंकि इसका मतलब होता है हल्का लाल। लाल से थोड़ा हल्का बोले तो पिंक हो जाएगा, यानी आज जो रेस बनते हैं, जो दाने बनते हैं बॉडी में, वह कैसे होंगे तो पिंक कलर के हो जाएंगे। दोनों नाम क्लियर हुए। पहला नाम क्या बताया मैंने, जर्मन मीजल्स, दूसरा नाम क्या बता दिया, रूबेला। चलिए आगे चलते हैं और तीसरी बात पर आते हैं। तीसरा नाम है इसका, और इसे हम बोलते हैं 3 डे मीजल्स, यह भी इसी का नाम है 3 डे मीजल्स। बेटा कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत समझना कि यह 4 डे फीवर है, डे मत समझना, आगे पीछे भी देखना, वहां 4 है यहां 3 है। 3 डे मीजल्स समझ जाना किसकी बात कर रहा है, वो वह बात कर रहा है रूबेला की। इसके अलावा इसका चौथा नाम है जो कंफ्यूज करता है और एग्जाम में सवाल भी आ सकता है, और वह क्या रहने वाला है, अननोटिस्ड डिजीज। याद रखना है अननोटिस्ड डिजीज, वह डिजीज जो कैरियर स्टेज में प्रेजेंट नहीं होती है, अननोटिस्ड डिजीज कहलाती है। कौन सी बीमारी होती है तो याद रखना है यह बीमारी रूबेला होती है। कुल मिला के 4 नाम बताए, 4 पर 4 एमसीक्यू हैं। पहला नाम है रूबेला, बताओ क्या होता है इसका मतलब, हल्का लाल बोले तो पिंक, यानी रेस कैसे बनेंगे, पिंक कलर के बनेंगे। साथ में रहिएगा क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे आगे लक्षणों को तो एक लाइन में कह देंगे पिंक कलर के रेस बन जाते हैं। दूसरी बात हमने कही आपको किसका नाम जर्मन मीजल होता है। क्यों कहा जर्मन मीजल, क्योंकि डिस्कवर्ड किसने किया था, जर्मन फिजिशियन ने। कब डिस्कवर्ड किया, जवाब था 1812 में। मीजल्स क्यों कहा दिया, तो कोई लक्षण कैसे आते हैं, मीजल्स के समान आते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, जर्मन मीजल्स। तीसरा नाम क्या है इसका, 3 डे मीजल्स। और अंतिम नाम है अननोटिस्ड डिजीज। अगर क्वेश्चन आवे विच डिजीज इज कॉल्ड अननोटिस्ड डिजीज, योर आंसर विल बी द रूबेला। क्लियर है, नाम क्लियर हुए, बस यही करना था। आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर हम चलते हैं, और हम बात करने वाले हैं इसका एजेंट। भाई इसका बीमारी का एजेंट भी बताओ, किससे ये होती है, ऐसी बीमारी उत्पन्न करने वाला कारक कौन है, तो आंसर होगा रूबेला वायरस। क्या होगा, रूबेला, जो इसका नाम है वही इसका कारक है। लेकिन यह कौन सी फैमिली में आता है, कंफ्यूजन यहां होता है, याद रखना है टोगा वायरस फैमिली। कौन सा है भाई ये, टोगा वायरस। तो यहां से सवाल एग्जाम का, एजेंट का नाम बताओ। एक बात याद रखना, अपने पल्ले पे बांध लेना कि जितने भी
बीमारी मैं पढ़ा रहा हूं कम्युनिकेबल डिजीज, वहां से जो सवाल ज्यादा रिपीट होते हैं, मैक्सिमम जो सवाल आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में, वो उसके एजेंट और उसके इंक्यूबेशन पीरियड पे रहने वाला है। मतलब आपको हर बीमारी का कारक और उसका इंक्यूबेशन पीरियड अपने टिप्स पर याद होना चाहिए। इसका मतलब आप हर एग्जाम का अगर कम्युनिकेबल जो बीमारियां हैं उस पर क्वेश्चन आता है तो आप उसका 60 to 70% केवल इन 2 पॉइंटों से क्लियर कर पाओगे। अधिकतर सवाल यहीं से बनता है, तो याद रखना है रूबेला वायरस टोगा वायरस फैमिली में। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आईपी समझ जाइएगा किसकी बात कर रहे हैं। आईपी बोले तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 से लेकर 21 दिन। दोनों का समान था, पिछली वाली पढ़ाई वो भी और ये भी, मतलब दोनों बहन बहन हैं। 14 से लेकर 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यह भी एग्जाम का एमसीक्यू है। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, या इसको मैं 2 नामों से बोलता हूं, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। बताओ क्या होगी? मतलब यह व्यक्ति इस बीमारी को दूसरे व्यक्ति में कब दे सकता है, सर्वश्रेष्ठ समय क्या होगा वह ट्रांसफर करने का, उचित समय क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें होता है 7 days बिफोर एंड 7 days बिफोर, 7 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर, 5 days आफ्टर रेस। दाने बनते हैं उसके 7 दिन पहले 5 दिन बाद। जैसे मीजल्स में मैंने बताया था 4 दिन पहले 5 दिन बाद, तो यहां है 7 दिन पहले 5 दिन बाद में। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा यही क्लियर करना था। इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो 14 से 21 दिन, एजेंट बोले तो रूबेला वायरस। बीमारी के 4 नाम बता दिए। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 7 दिन पहले और 5 दिन बाद में। आगे रहिए, अब बात करने वाले हैं बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे होगा। अरे बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर हो जाएगी, उसे हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, MOT बोले तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ध्यान दीजिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पहला तो है ड्रॉपलेट, यही है कॉमन, क्योंकि ये सारी जो मैं बीमारियां पढ़ा रहा हूं ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ही होती हैं, श्वसन मार्ग से ही जाती हैं बॉडी में। क्लियर है? तो याद रखना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ही जाएंगी। लेकिन एक बात और बोला था इस बीमारी को लेकर कि अगर गर्भावस्था में ये बीमारी हो जाती है तो फिर नुकसानदायक है। बोले तो मैं कहूंगा इसका एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है और उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशंस। वर्टिकल का मतलब होता है माताजी से बच्चे में गर्भावस्था के दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। बोले तो थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा जो ट्रांसमिशंस होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा, वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हमें देखने को मिल सकता है। और यहां से बहुत सारे एमसीक्यू आपके लिए, बोले तो एमसीक्यू की सीरीज लेकर आया हूं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन में पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इफ फीमेल, कोई भी महिला, इफ फीमेल exposed to रूबेला, कौन सा वायरस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, रूबेला वायरस, बिफोर 20 वीक ऑफ गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के कौन से वीक से पहले, 20 वीक से पहले, बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वह प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले इसे एक्सपोज हो जाती है तो याद रखना है 85% संभावनाएं हैं अबॉर्शन की और CRS की ऑफ प्रेगनेंसी, देन 85% चांस ऑफ CRS, बोले तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। याद रखिएगा बेटा इस नाम को, ये नाम ही अपने आप में बहुत सारे सवालों का पिता है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम,
कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। पहला एमसीक्यू, बताओ अगर गर्भावस्था में महिला को एक्सपोजर हो जाए रूबेला से, उसे क्या बीमारी हो सकती है? जवाब देंगे सीआरएस, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या हो सकता है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। चलो यहां तक हमने देखा, आगे बात करते हैं। यह तो हो गई कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब क्या ध्यान रखने की बातें हैं? अब कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में जो एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में वो देखिएगा। पहला एमसीक्यू, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है सीआरएस, यह कब होगा? तो याद रखना है मोस्टली अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन, बताओ कौन से ट्राइमेस्टर में? अभी तो बोला 20 वीक पहले, 20 वीक पहले कौन सा ट्राइमेस्टर होता है गर्भावस्था का? इतना तो पढ़ लिए हो आप। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कौन से में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर एग्जाम में सवाल मिलता है महिला के अंदर गर्भावस्था काल के दौरान कौन से ट्राइमेस्टर में रूबेला का एक्सपोजर होना ज्यादा खतरनाक है, आंसर होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कौन से ट्राइमेस्टर में एक्सपोजर के बाद में सीआरएस कॉमनली देखने को मिलेगा? आंसर होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा सवाल यहां से बनता है सीआरएस जो आपका कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है उस पर कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो हम उसे बोलते हैं सीआरएस ट्राइड। सीआरएस ट्राइड। ट्राइड का मतलब कितने लक्षण हैं? 3 लक्षण। अब सीआरएस ट्राइड में देखिएगा एक्सपोजर के हिसाब से लिया गया है। अगर बिफोर 11 वीक है, कितना? बिफोर 11 वीक, 11 वीक से पहले एक्सपोजर हुआ था उसे महिला को, तो फिर बच्चे में क्या नजर आएगा? ध्यान दीजिएगा। बच्चे में देखने को मिलेगा आपको सबसे पहले सीआरएस ट्राइड में आता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट मतलब वंश पैदा होते समय ही अगर जो बीमारी देखने को मिले तो उसे कंजेनाइटल डिजीज बोलते हैं। और बीमारी किसकी बेटा? हार्ट की। उसे बोलते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस पढ़ा होगा इसके बारे में। पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जब शिशु छोटा होता है, बोले तो मां के पेट में होता है, गर्भावस्था में होता है तो उसे हम फीटल ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। उस दौरान यह ओपनिंग रहती है, लेकिन जन्म के बाद ये बंद हो जानी चाहिए। अगर वो बंद नहीं होती है तो उसे एक बीमारी के नाम से जानते हैं, और बीमारी का नाम क्या होगा? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो बेचारे के दिल के अंदर छेद बना रह जाता है। दूसरी समस्या रहेगी कैटरैक्ट। बोले तो बेचारा अंधा हो सकता है क्योंकि कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस का कारण है। और तीसरा हो जाएगा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या सेंसरी न्यूरल डीफनेस। अब एक बात बताओ, अरे बेचारा बच्चा जब पैदा हुआ उसी समय उसे 3 बीमारियां हो रही हैं, बेचारे के हार्ट में छेद है, बेचारा देख नहीं सकता, और डीफनेस बोले तो बेचारा सुन नहीं सकता। ऐसी नन्ही सी जान इस संसार में कैसे अपने जीवन यापन करेगी? तो बहुत भयानक हो सकती है ये बीमारियां उसे आने वाली जिंदगी में, क्योंकि तीनों बहुत जरूरी चीजें हैं। अरे देखना ही तो संसार का, देखना और सुनना, अगर ये नहीं है तो फिर बहुत सारी समस्याएं होनी है। इस वजह से मैं कह सकता हूं अगर कोई महिला इसका एक्सपोजर हुई है तो उस महिला को प्रेगनेंसी को अवॉइड ही कर देना चाहिए, अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो याद रखना है सीआरएस ट्राइड में अगर 11 वीक पहले अगर ऐसा होता है तो उसे 3 चीजें देखने को मिल सकती हैं।
कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, कैटरैक्ट और सेंसरी न्यूरल डिफनेस। एग्जामिनर अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पुट करता है, बोलता है बताओ CRS के 3 लक्षण कौन कौन से हैं। आप आंख मूंद कर जवाब देना। पहला बोलना पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस यानी हार्ट का डिफेक्ट, दूसरा बोलना कैटरैक्ट और तीसरा बोलना सेंसरी न्यूरल डिफनेस। चलिएगा आगे बात करते हैं। यह पहला पॉइंट था ए, जो 11 वीक से पहले की बात हम कर रहे थे। अब बात करते हैं 11 से लेकर 16 वीक के दौरान अगर एक्सपोजर हो जाता है तो क्या होगा। तो आपको देखने को मिल सकता है सेंसरी न्यूरल डिफनेस। क्या देखने को मिलेगा, सेंसरी न्यूरल डिफनेस। इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादा खतरनाक कब है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। 11 वीक का मतलब पहला ट्राइमेस्टर, 12 वीक तक पहला ट्राइमेस्टर मानते हैं, और इसके बाद में अगर एक्सपोजर होता है 16 वीक के बाद में होए, अगर 16 वीक के बाद में माता को एक्सपोजर हो रहा है तो शायद संभावनाएं बहुत कम होंगी। हम कहेंगे नो सेंसरी हियरिंग लॉस, नो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो सबसे खतरनाक संभावना बन रही है अगर शुरुआत में बोले तो कितने वीक पहले, तो याद रखना है 11 वीक तक अगर ये हो रहा है तो फिर नुकसानदायक है, क्योंकि 11 वीक पहले बहुत भयानक समस्याएं यहां पर आ रही हैं। समझ में आई बात। क्या क्या बातें हमने की, हमने बात की आपके सामने कि CRS जो है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, वह कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है फीमेल को उसकी गर्भावस्था के हिसाब से। 11 वीक पहले तीनों समस्या हैं, 11-16 वीक के दौरान एक समस्या है, 16 वीक के बाद में वो समस्या भी नहीं है। मतलब लगभग मैं कहूं 11 वीक से पहले ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हमारे सामने है। अब एक बात और आती है, इसमें एक सवाल और बनता है कि इसमें बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है CRS की वजह से। अब जो मृत्यु हो रही है उस मृत्यु के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं और किस वे में वो देखने को मिल सकता है, कौन से ट्राइमेस्टर में होगा या कितने वीक पर होगा तो मृत्यु के चांसेस ज्यादा हैं। आइएगा इस कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। आपके सामने मैं एक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं, उस टेबल में होगा इसका एक तरफ सबसे पहले हम बता रहे हैं गैस्टेशनल पीरियड के बारे में, मतलब गर्भावस्था का समय। 22 सेकंड चैप्टर है इसका, सेकंड पॉइंट है जो वह बता रहा है रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन बाय फीटस, बच्चे के द्वारा इन्फेक्टेड होने की संभावनाओं को दिखाने वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट इस सारणी का अपने आप में बयां कर रहा है रिस्क ऑफ डैमेज अमंग इन्फेक्टेड, जितने बच्चे इन्फेक्ट हुए उनमें से कितने बच्चों की जान जा सकती है अंदर ही पैदा होने से पहले। और तीसरी बात हम कर रहे हैं ओवरऑल कितना ज्यादा रिस्क है मरने का। सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वह यही वाला है, ओवरऑल रिस्क पूछते हैं डेथ होने की। चलिएगा सबसे पहला पॉइंट है 11 वीक पहले, 11 वीक पहले अगर एक्सपोजर होता है किसका, CRS का, तो क्या देखने को मिल सकता है, क्या हमारे पास में डेटा रह सकते हैं, क्या सिचुएशन रह सकती है, उन्हें हम देखते हैं। चलिएगा सबसे पहले अगर 11 वीक पहले ऐसी संभावना बन रही है तो मैं कहूंगा 90% संभावना है बच्चे के इन्फेक्टेड होने की। कितना, 90% संभावना, क्योंकि वीक कितना है 11 वीक पहले, मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। मैं कह सकता हूं कि अगर 11 वीक पहले बच्चा इन्फेक्ट हुआ है 100% मृत्यु होना निश्चित है, उसकी डेथ होना निश्चित है, और ओवरऑल इसकी रिस्क 90% है डेथ की। मतलब कह सकते हैं 90+ संभावनाएं चल रही है हर चीज की, इन्फेक्शन होने की और मरने की भी। यानी 11 वीक पहले अगर ऐसा है तो आप MTP का सहारा ले लें, अच्छा रहेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के द्वारा आप बच्चे को अबॉर्ट करवा सकते हैं 20 सप्ताह तक, उसका सहारा लीजिएगा, वरना बच्चा डेथ होना निश्चित है। आगे देखिएगा सेकंड पॉइंट, अगर 11 से 16 वीक के दौरान मैं बात करूं थोड़ी सी दरगठी है, 55% संभावनाएं हैं बच्चे के इन्फेक्टेड होने की, और अगर बच्चा इन्फेक्ट हो गया तो उनमें से 37% संभावना है
भगवान के पास जाने की, डेथ होने की। और ओवरऑल रिस्क है 20% खत्म होने की। मतलब दूसरी रिस्क है खत्म होने की, वह 11 से 16 वीक के दौरान है, लेकिन उसके बाद लगभग डेथ की संभावनाएं घट जाती हैं। तीसरा क्राइटेरिया देखिएगा, तीसरा इस ग्रुप देखिएगा, 17 से लेकर 26 वीक के दौरान हम बात कर रहे हैं, और उस वीक में 33% संभावना है इन्फेक्टेड होने की। कितनी? 33% संभावना इन्फेक्टेड होने की। लेकिन इसके इन्फेक्टेड होने के बाद मरने की संभावना है 0%। मतलब मैं कह सकता हूं कि 17 वीक के बाद बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, केवल बीमारी से ग्रसित देखने को मिलेगा। लास्ट 27 से लेकर 36 वीक, 36 से लेकर 42 तक डिलीवरी का समय मानते हैं, 9 महीने बोल देते हैं। इस दौरान कभी भी होता है तो 53% संभावनाएं हैं, लेकिन मरने की संभावनाएं बिल्कुल शून्य है, 0%। तो ओवरऑल अगर आपको कभी एग्जाम में सवाल मिले, बताओ कितने वीक तक रूबेला का एक्सपोजर होना ज्यादा डेंजर है महिला और बच्चे के लिए, आपका जवाब होगा 11 सप्ताह। 11 सप्ताह तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत सीवियर कंडीशन है। यह मैं नहीं, डेटा बयां कर रहा है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्लियर है पॉइंट कि कौन से समय में ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयानक हो सकता है यह कंडीशन? बोले तो CRS। चलिएगा आगे चलते हैं इस पॉइंट के बाद में। यह पॉइंट हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड लिया है, जहां पर ट्रांसमिशन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और उसमें हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन से पॉइंट उठाया है CRS का, बोलो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और फिर मैंने आपको यहां से बताया कि कौन से कंडीशन के अंदर आपको यह देखने को मिल सकता है, कौन कौन से एज ग्रुप को यह प्रभावित कर सकता है, और CRS में क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और हम बात करते हैं होस्ट को लेकर। होस्ट बोले तो यह जो आपका बीमारी है रूबेला, वह कौन से एज ग्रुप में ज्यादा हो सकती है? तो याद रखना है, मोस्टली मिलेगी बच्चों में 3 से लेकर 10 साल के बच्चों में। मोस्टली चाइल्ड एज ग्रुप, चाइल्ड एज फ्रॉम 3 to 10 ईयर, 3 से लेकर 10 साल। जैसे आपका मम्स हो रहा था 5 से लेकर 9 साल तक, वैसे यह होता है 3 से लेकर 10 साल तक। क्लियर है? यह इसका होस्ट हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, यह तो है ही एज ग्रुप, इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को भी प्रभावित करता है। तो याद रखना है 40% फीमेल रिस्क पर होती हैं, फीमेल एट रिस्क, महिलाएं रिस्क पर है। कौन से एज ग्रुप में? इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब है जब बच्चे उत्पादन की उम्र होती है 15 से लेकर 45 साल की जो उम्र है उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज। उस दौरान 40% संभावना है, रिस्क की संभावना होती है महिलाओं में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में भी बहुत ज्यादा क्या है, इस बीमारी से होने की संभावनाएं रखती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड, हॉस्ट से रिलेटेड, किन लोगों में यह बीमारी ज्यादा देखने को मिल सकती है। चलिएगा आगे बात करते हैं, और बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। बीमारी तो हो गई, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? तो इसके लक्षण 3 स्टेजेज में आते हैं। पहली स्टेज है उसे हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को आपको प्रोड्रोमल स्टेज। कौन सी स्टेज है बेटा? प्रोड्रोमल स्टेज। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे प्रोड्रोमल स्टेज में? जो हम लिख रहे हैं वो देखने को मिलेंगे, और उसमें पहला है कोरिजा। बता चुके हम, कोरिजा का मतलब है आपके नेजल म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन। उसके अलावा शोर थ्रोट देखने को मिल सकता है आपको, और लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिल सकता है। कौन सा फीवर? लो ग्रेड, हल्का सा बुखार भी देखने को मिल सकता है। कौन सी स्टेज में? प्रोड्रोमल स्टेज में। उसके बाद दूसरी स्टेज आ जाती है
और स्टेज नंबर बी में हमें देखने को मिलता है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी, याद रखना है लिम्फ नोड की स्वेलिंग भी रहती है, यहां पर सूजन रहती है लिम्फ नोड में। लिम्फ एडिनोपैथी कौन से वाले लिम्फ नोड में? तो याद रखना है पोस्ट ओरिकुलर, कान के पीछे, पोस्ट ओरिकुलर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड में। यह जो लिम्फ नोड्स हैं ये ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, कौन से? कान के पीछे और पोस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड में लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। कौन सी बीमारी में? रूबेला की बीमारी में। तीसरी स्टेज की बात मैं करूं तो यहां दाने देखने को मिलते हैं, रेश। यहां से एमसीक्यू बताएंगे हम आपको दाने कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल मीजल्स का था तो मैंने बताया था रेड कलर के दाने बनते हैं, कान के पीछे से शुरू होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां दाने बनते हैं पिंक कलर के, इसलिए तो नाम क्या है इसका? रूबेला, क्योंकि बताया था पिंक कलर के दाने बनते हैं। तो पिंक माइन्यूट, छोटे से डिस्क्रीट रेस बनते हैं। याद रखना बेटा, नेचर सवाल बनाता है किस प्रकार के रेस नजर आते हैं रूबेला में? आपका जवाब होगा पिंक माइन्यूट डिस्क्रीट रेसेज। दोबारा बोल रहा हूं, पिंक माइन्यूट डिस्क्रीट रेसेज नजर आते हैं। कहां से शुरू होते हैं रेसेज? तो वे रेस शुरू हो रहे थे कहां से? मीजस वाले कान के पीछे से, और यह शुरू होते हैं चांद जैसे सुंदर चेहरे से। तो स्टार्ट फ्रॉम फेस, कहां से? फेस से, एंड स्प्रेड हो जाते हैं पूरी बॉडी में, स्प्रेड टू ऑल बॉडी 3 से 5 दिन में। स्प्रेड टू ऑल बॉडी कितने दिन? 3 से 5 दिन, विद इन 3 to 5 days। क्लियर है कैसे रेस बनते हैं? तो फिर बोलना है पिंक डिस्क्रीट माइन्यूट प्रकार के रेस बन जाते हैं। और यह कब फैल जाते हैं सारे शरीर में? तो बताना है 3 से 5 दिन में यह पूरे शरीर में फैल जाते हैं। सबसे पहले कहां से शुरू हो रहे हैं? तो फेस से ये शुरू हो जाते हैं। पिंक माइन्यूट डिस्क्रीट रेसेस यहां नजर आते हैं। चलिएगा, यह पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में यहां एक नया पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। 2 एमसीक्यू यहां से बताएंगे, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। कुछ कंफर्मेटिव टेस्ट यहां होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो कंफर्मेटिव टेस्ट है, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? रूबेला की। उसका नाम है HIA, HIA, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन। हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन बोले तो HAI, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। फुल फॉर्म लिख रहा हूं, हीम एग्लूटिनेशन, हीम एग्लूटिनेशन, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन, इनहिबिशन टेस्ट। यह टेस्ट इसका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। कब डिस्कवर्ड हुआ? याद रखना है, यह 1966 में आया था। 1966 डिजीज आई 1812 में, और 1966 में यह टेस्ट आया था। एक और एमसीक्यू दूसरा, पहला एमसीक्यू तो कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, दूसरा पूछते हैं आपको कि बताओ रूबेला टाइटर कितना होता है। रूबेला टाइटर, तो जवाब देना है 1.8 और मोर। अगर इससे ज्यादा है, 1.8 से ज्यादा, 1.8 या 1.8 से ज्यादा अगर है, इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है आपका पॉजिटिव वायरल इन्फेक्शन को। क्या इंडिकेट करता है?
कि आपको यह बीमारी है, इंडिकेट पॉजिटिव वायरल इन्फेक्शन। क्लियर है? तो याद रखना है कि कितना होना चाहिए रूबेला का टाइटर, 1.8 से कम होना चाहिए नॉर्मली। इतना या इससे ज्यादा है बीमारी को इंडिकेट कर रहा है और उसे एबनॉर्मल रूबेला टाइटर में इंडिकेट करते हैं। यह इसका कंफर्मेटिव टेस्ट बताया मैंने, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं इसकी वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन पर भी सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा। वैक्सीन के ऊपर इसकी जो वैक्सीन आती है उस वैक्सीन का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका नाम है RA27/3। RA का मतलब है रूबेला एंटीजन वैक्सीन। क्लियर है? यह डिस्कवर्ड हुई थी 1962 में, 1962 में आई थी। वैक्सीन का नाम है RA27/2। यह वैक्सीन जो है यह 0.5 ml लगती है और सबक्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। किसकी वैक्सीन की बात कर रहे हैं बेटा? रूबेला वैक्सीन की बात कर रहे हैं। चलो यहां से 2 एमसीक्यू और बताते हैं। अगर किसी महिला को यह वैक्सीन का एक्सपोजर हुआ है, उसको गर्भावस्था को टाल देना चाहिए कितने समय तक? तो याद रखना है उसे 3 महीने के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड कर देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है। अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 3 मंथ। कितने महीने तक? फॉर 3 मंथ आफ्टर एक्सपोजर ऑफ रूबेला वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? रूबेला वैक्सीन। इस वैक्सीन के बाद 3 महीने के लिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है। चलिएगा एक और एमसीक्यू नेक्स्ट। 6 महीने तक नहीं गर्भावस्था धारण करनी है अगर ये बीमारी हो जाए तो अवॉइड प्रेगनेंसी। दोनों पॉइंट यही बता रहा हूं। अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ। कितने महीने तक? 6 मंथ। वैक्सीन है तो 3 महीने, बीमारी हो गई तो 6 महीने। फॉर 6 मंथ आफ्टर एक्सपोजर ऑफ रूबेला डिजीज या रूबेला इन्फेक्शन। अगर रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए तो कितने महीने के लिए गर्भावस्था टालनी है? 6 महीने तक। अगर वैक्सीन ले लिया आपने तो कितने महीने टालनी है? 3 महीने टालनी है, क्योंकि क्या हो सकता है? CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, बहुत भयानक बीमारी है, इसलिए टालना ही पड़ेगा। वैक्सीन की प्रायोरिटी बता रहा हूं, किस में ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है वैक्सीन की, किसको ज्यादा जरूरत है। तो वैक्सीन की प्रायोरिटी देखिएगा, वैक्सीन की जो प्रायोरिटी है उसमें ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 से लेकर 45 साल, यह होगा फर्स्ट प्रायोरिटी पर। पहली प्रायोरिटी इन्हीं को देनी है। दूसरी प्रायोरिटी देनी है बालकों को, चिल्ड्रन, कितना? 1 से लेकर 14 साल। और तीसरी प्रायोरिटी देनी है किसमें? चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, 1 साल से छोटे। यह वैक्सीन की प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी टू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी चिल्ड्रन 1 to 14 ईयर ऑफ एज, एंड थर्ड इज चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज। एक चीज और याद रखना है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी का भी जिक्र यहां है, इंपॉर्टेंट नोट डलवाकर लिखवा रहा हूं। CRS के बाद में याद रखना है, आफ्टर CRS अगर बच्चे में CRS हो गया तो क्या चीज स्पेशल देखने को मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, बच्चा अगर CRS से ग्रसित है ना, हमारे अंदर नॉर्मल एंटीबॉडी जो होती हैं, जब बच्चा पैदा होता है नॉर्मल,
तो उसमें IgG एंटीबॉडी रहनी चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा से IgG क्रॉस होती है। लेकिन जब बच्चा मां का दूध पी लेता है तो फिर IgM बन जाती है, क्योंकि IgM मां के दूध से ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा CRS से ग्रसित है तो याद रखना, बिना मां का दूध पिए भी उसकी बॉडी में IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, यानी एबनॉर्मल है ये, याद रखना है। तो अगर बच्चा CRS से ग्रसित है तो क्या नजर आएगा? प्रेजेंस ऑफ IgM एट बर्थ। तो ऐसा सवाल बन सकता है एग्जाम में कि बताओ नॉर्मल IgM प्रेजेंट होती है आफ्टर बर्थ बॉडी में, लेकिन अगर जन्म के समय IgM उपस्थित है तो बताओ वह बालक किस बीमारी से ग्रसित हो सकता है? आप जवाब देना CRS से ग्रसित होगा तो यह नजर आएगा। इसके अलावा जो IgG एंटीबॉडी है वह 6 महीने से ज्यादा परसिस्टेंट बनी रहती है इसमें। तो IgG एंटीबॉडी परसिस्टेंट रहती हैं, बनी रहती हैं, परसिस्टेंट फॉर मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा IgG बनी रहेगी और IgM जन्म के समय नजर आए, इसका मतलब बच्चा बीमारी से ग्रसित है। बीमारी का नाम CRS है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 बोले तो आपकी तीसरी कम्युनिकेबल डिजीज भी खत्म होती है, जिसका नाम है रूबेला। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हमने डिस्कस की। 4 नाम इससे रिलेटेड बताए हैं, चारों पर MCQ। जर्मन मीजल, रूबेला, तीसरा नाम है 3-डे मीजल, चौथा नाम है अननोटिस्ड डिजीज। एजेंट का नाम रूबेला वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 7 दिन पहले, 5 दिन बाद। सभी पर MCQ आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? चेंज कैसे होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? पहला है ड्रॉपलेट और दूसरा है वर्टिकल। वर्टिकल में इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। सबसे ज्यादा संभावनाएं कब हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 11 वीक से पहले सबसे खतरनाक अवस्था। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कैटरेक्ट और सेंसरी न्यूरल डीफनेस देखने को मिल जाती है। मरने की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा कौन से समय में है? 11 वीक से पहले ही रहती हैं। इसके अलावा कौन कौन से स्टेज में लक्षण आते हैं? प्रोडोर्मल स्टेज होती है। दूसरी लिम्फेडिनोपैथी, कौन से लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है? पोस्ट ऑरिकुलर और पोस्टीरियर सर्वाइकल का। रेस कैसे बनते हैं? पिंक कलर के माइन्यूट डिस्क्रीट रेसेस नजर आ जाते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट बताओ। HAI हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन कब आया? 1966 में। रूबेला टाइटर कितना है? 1.8 और मोर इज इंडिकेट द पॉजिटिवनेस ऑफ द डिजीज। वैक्सीन कौन सी? RA27/3 कब डिस्कवर्ड हुई? 1962 में। अगर प्रेगनेंसी की बात आए, वैक्सीन आपने लगवा ली तो प्रेगनेंसी कब तक टालनी चाहिए? 3 महीने तक। बीमारी हो गई तो कब तक टालनी चाहिए? 6 महीने तक टालनी चाहिए। प्रायोरिटी किसको देते हैं? पहली प्रायोरिटी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, सेकंड चिल्ड्रन 1 to 14 ईयर ऑफ एज, थर्ड देना है चाइल्ड बिलो 1 ईयर। और अगर CRS से ग्रसित है, क्या एबनॉर्मल कंडीशन नजर आएंगी? जन्म के समय भी लेकर आएगा IgM और IgG बनी रहेगी 6 महीने से ज्यादा। इसका मतलब क्या है? CRS। तो इसी के साथ 3 कम्युनिकेबल डिजीज खत्म होती हैं, मीजल्स, मम्स, रूबेला, खसरा, गलसुआ, जर्मन खसरा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई बीमारी HIV बोले तो एड्स के साथ में। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही।